सब ठीक होंगे। आज हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा आज का पहला सवाल है लेट u1 u2 u3 be orthogonal coordinates। ठीक है, प्रूव दैट डेल्टा यूपी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू hp इनवर्स। p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे p की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी p की जगह क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा u1 मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा h1 इनवर्स। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जनरल कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं u1 u2 u3। अगर ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही होगी तो u1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो उसका पहला कोऑर्डिनेट है से रो। अगर हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल की बात कर रहे होंगे तो दूसरा कौन सा बन जाएगा आपके पास थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर आपके पास वही स्केल फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करते रहे हैं वो बनते जाएंगे। तो डेल्टा u1 जो है लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखा था कि डेल्टा u1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके पास u1 इज इक्वल टू c1 एक सरफेस होती है। ठीक है, और हम उसका ग्रेडियंट लेते हैं तो उस सरफेस के ऊपर आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर आ जाता है, जो हमने एक क्वेश्चन भी किया था phi इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी लेके हमने उसका ग्रेडियंट लेकर तो उसके टेंजेंट प्लेन के ऊपर हमने नॉर्मल। ठीक है, तो अब हमने इसको प्रूव करने की कोशिश करनी है कि डेल्टा यूपी मैग्नीट्यूड जो है वो एचपी इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब कि हमने जो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था डेल्टा फाई का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था। डेल्टा फाई का एक्सप्रेशन किसके बराबर था आपके पास E1 ओवर H1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल U1 प्लस E2 ओवर H2 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल U2 प्लस E3 ओवर H3 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल U3। फिर यहां पर अगर हम फाई को रिप्लेस कर दें जो आपके पास वैल्यूज हैं p इज इक्वल टू 1 से हम किससे रिप्लेस करेंगे फिर u1 से, तो आपके पास डेल्टा u1 आ जाएगा। हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे और आगे सिंपलीफाई करके देख लेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। अब ये हमें ऑलरेडी पता है सिंस वी ऑलरेडी नो दैट, हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना इसको प्रूव भी किया था। वी नो दैट अगर कोई देखना चाहता है कि ये वाला रिजल्ट आपके पास कहां से आया है तो फिर वो मेरा लास्ट लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमने इसको सॉल्व किया है वहां से चेक भी कर सकते हैं। पहले आप इस चीज को लिख लें, प्रूफ कर लें और उसके बाद उसकी जगह u1 u2 u3 रिप्लेस करके तो फिर सिंपलीफाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ मैं बाद में जाता हूं क्योंकि अभी तक जितने मैंने लेक्चर्स आपको ऑनलाइन डिलीवर किए हैं उसमें मैंने ईपी के बारे में बात नहीं की, तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम लेट कर लें कि आपके पास फाई जो है वो u1 के बराबर है, तो फिर ये जो इक्वेशन नंबर स्टार या इक्वेशन नंबर 1 मैं कह दूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा। सो इक्वेशन स्टार इंप्लाइज क्या चीज बन जाएगी डेल्टा u1 इज इक्वल टू E1 ओवर H1 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u1। ठीक है, प्लस E2 ओवर H2 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u2 प्लस E3 ओवर H3 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U3। ठीक है, अब ये U1 क्या है U2 क्या है U3 क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जिस तरह आपके पास क्या होता है x y z, ये कोऑर्डिनेट्स है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। रो थीटा z ये क्या है कोऑर्डिनेट्स है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है आपके पास। r थीटा फाई कह दें या रो थीटा फाई कह दें, ये आपके पास क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर x और y आपस में क्या होते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि y जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसी तरह z भी x y से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर हमारे पास u1 का डेरिवेटिव इसी तरह की बात हो गई कि आप x का डेरिवेटिव लेने लगे हैं x के रिस्पेक्ट से, तो क्या रिजल्ट आता है आपके पास 1। तो u1 का डेरिवेटिव जब हम u1 के रिस्पेक्ट से लेंगे तो डेल्टा u1 ये आपके पास क्या बन गया E1 ओवर H1। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास 1 प्लस u1 जैसे हम x का डेरिवेटिव लें से dx ओवर dy कह दें या आप dy ओवर dx कह दें, तो ये इनका रिजल्ट क्या होगा क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 0। तो पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u2 का जवाब क्या आ गया 0। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किए आपके पास क्या आ गया 0। इसी तरह u1 और u3 क्या है आपस में इंडिपेंडेंट है, तो आपके पास क्या हो गया पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u3 0 के बराबर। सो यहां से हमने रिजल्ट निकाल लिया डेल्टा u1 इज इक्वल टू E1 ओवर H1। ये वाला जो रिजल्ट है ये भी आपने याद रखना है।
बेसिकली ये दोनों आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं जहां पे हमने डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन फॉर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लोर करना है और कर्ल का एक्सप्रेशन करना है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये वहां पर हम यूज करेंगे। तो डेल्टा u1 जो है ये आपके पास e1 ओवर h1 आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ बेसिकली जा रहा है। सिमिलरली मैं अगर सिंपलीफाई करता हूं, लेट कर लेता हूं मैं phi इज इक्वल टू u2 इन इक्वेशन नंबर स्टार से मैंने कहा हुआ है, तो मेरे पास क्या बन गया, डेल्टा u2 इज इक्वल टू e1 ओवर h1 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u1 प्लस e2 ओवर h2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u2 प्लस e3 ओवर h3 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल u3। ठीक है, तो अब उसी तरह एक पार्शियल u2 का डेरिवेटिव u1 के रिस्पेक्ट से क्या हो गया, 0। ये चीज क्या हो गई, 0। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल u2 और पार्शियल u2 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो हमने क्या लिख लिया, क्या बचा हमारे पास, e2 ओवर h2। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा u2 का क्या रिजल्ट आ गया, e2 यूनिट वेक्टर ओवर h2। सिमिलरली अगर हम लेट कर लें phi इज इक्वल टू u3, क्योंकि ये u1 u2 u3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरफेस को, हम लेट कर सकते हैं कि ये वाली सरफेस है। phi भी आपके पास यहां पर किसी एक सरफेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, phi इज अ फंक्शन ऑफ x y z, तो वो एक आपके पास सरफेस है। सो दिस इंप्लाइज इन इक्वेशन नंबर स्टार हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा u3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, e1 ओवर h1 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u1 प्लस e2 ओवर h2 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u2 प्लस e3 ओवर h3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल u3। अब ये भी क्या हो गया, 0। ये भी क्या हो गया, 0, बिकॉज u3 एंड u1 आर independent of each other, u3 and u2 are independent of each other, partial u3 over partial u3 just like that, partial x over partial x या dx over dx आप कह लें। तो डेल्टा u3 का क्या जवाब आ गया आपके पास, e3 ओवर h3। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए। अब इन तीनों को मैं कलेक्टिवली अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं अगर 2 का नाम दे दूं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूं, तो इन तीनों को मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं किसी इंडेक्स के साथ, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां पे मैं करता हूं डेल्टा यूपी इज इक्वल टू ईपी ओवर एचपी, के पी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 एंड 3 को। तो डेल्टा यूपी, पी की जगह 1 लगाऊंगा मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, पी की जगह 2 लगाऊंगा मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, पी की जगह 3 लगाऊंगा तो मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा यूपी मैग्नीट्यूड, किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, इसकी। ठीक है, तो ईपी क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई, 1। तो बाकी क्या बचा आपके पास, 1 ओवर एचपी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एचपी इनवर्स। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि डेल्टा यूपी की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, HP इनवर्स के। क्लियर है, तीनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करके लिखा, डेल्टा यूपी इज इक्वल टू ईपी यूनिट वेक्टर ओवर HP, और साथ डेल्टा यूपी की मैग्नीट्यूड ले ली तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 आ गई, तो आपके पास बच गया 1 ओवर HP, और 1 ओवर HP पर जाके क्या हो गया, इनवर्स। तो ये जो दो मैंने एक्सप्रेशन यहां पर अभी लिखी हैं, ये एक तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो आ गया, जो दूसरा रिजल्ट है वो भी हमें जो नेक्स्ट है ईपी स्मॉल में और ईपी कैपिटल में, उसके लिए हमें इसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कि उसको हमें कैसे करना है। हमने साबित करना है कि जो स्मॉल ईपी है वो बराबर है कैपिटल ईपी के, और कैपिटल ईपी अब हमारे पास क्या है, उस चीज को सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है। जब भी हम कोई सरफेस लेते हैं, जैसे भी हमने कल बात की थी कि हमने ये एक हमारे पास u1 कर्व आ गया था, ठीक है, ये हमारे पास u2 था और ये हमारे पास u3 कर्व था। से मैं इसको लेबल कर देता हूं u2 कर्व, ये हमारे पास आ गया था u3 कर्व, ठीक है, और ये आपके पास एक सरफेस आ रही थी, ये हमारे पास एक सरफेस आ रही थी, और ये हमारे पास एक सरफेस आ रही थी। तो इस सरफेस का नाम हमने क्या रखा हुआ था, u1 और u3 से जो मिलकर बन रहे थे u2 इज इक्वल टू c2, ये एक सरफेस थी,
ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस थी u3 और u2 से मिलके u1 इज इक्वल टू c1 हमने नाम दिया हुआ था, एक सरफेस है। और ये हमारे पास u1 और u2 से u3 इज इक्वल टू c3 सरफेस थी। ठीक है, और हमने बात की थी कि अगर मैं u2 के ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो वो इसके ऊपर नॉर्मल हो जाएगा। ये 3D है तो यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा। u1 के ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो एक आपके पास नॉर्मल आ जाएगा, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो एक और नॉर्मल आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर आपके पास दो तरह के यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। एक यूनिट वेक्टर जो हमने u1 कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे थे, लाइक पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, कि u1 के अंदर जो आपके पास चेंज आ रहा है, ये क्या था आपके पास, टेंजेंट वेक्टर था। और इसी के पैरेलल अगर हम u1 सरफेस के ऊपर देखें तो आपके पास एक वेक्टर आ रहा है u1, डेल्टा u1। डेल्टा u1 क्या है, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल, और पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 क्या है, u1 कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट वेक्टर। इसी तरह यहां पर आपके पास एक टेंजेंट वेक्टर आ रहा होगा जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा पार्शियल r ओवर पार्शियल u3, और u3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक टेंजेंट नॉर्मल वेक्टर आ रहा होगा से डेल्टा u3। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और ये वाला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टेंजेंट वेक्टर को। ठीक है, इसी तरह ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट वेक्टर को। और ये जो हमने ये लिखा है डेल्टा u1, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल। आपके पास नॉर्मल क्या है, डेल्टा u1, ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहां पर भी इसके ऊपर भी डेल्टा u2 एक नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर और आपके पास u2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्या है, एक पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 एक टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है, तो जो हम सरफेसेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास नॉर्मल वेक्टर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास टेंजेंट वेक्टर्स भी मौजूद है। और हमने यूनिट टेंजेंट की बात कर ली थी जब हमने स्मॉल e वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए थे, कि जो हमारे पास स्मॉल e1 यूनिट वेक्टर है, ये किस चीज के बराबर है, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 ओवर पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमने टेंजेंट वेक्टर्स को यूज करते हुए जो है वो यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर ली थी। अब हमारे पास ये भी तो वेक्टर्स मौजूद हैं, डेल्टा u1, डेल्टा u2 और डेल्टा u3, जो कि नॉर्मल वेक्टर्स हैं। तो इन नॉर्मल वेक्टर्स का भी हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल E1 से। ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, डेल्टा u1 ओवर डेल्टा u1 मैग्नीट्यूड। जिस तरह एक पॉइंट के ऊपर शेप के अंदर हमने एक टेंजेंट वेक्टर लिया, इसी तरह हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर u1 के ऊपर आपके पास क्या आ गया, e1। इसी तरह अगर हम बात करेंगे सेकंड की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e2। वो किसके बराबर होगा, डेल्टा u2 ओवर डेल्टा u2 मैग्नीट्यूड के। इसी तरह हम तीसरे के लिए बात करेंगे तो e3 आ जाएगा, डेल्टा u3 ओवर डेल्टा u3 मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो वही वाला जो आपके पास आ रहा है यूनिट वेक्टर्स e1, e2, e3, हमने साबित करना है कि जो आपके पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर ये जो है ये कोइंसाइड कर जाते हैं। जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है और जो आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई है, आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर में फर्क क्या है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे कि जब भी आपके पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसका जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसका मतलब वो कोइंसाइड कर जाते हैं। और उसके लिए ऑर्थोगोनल के लिए हम डेल्टा यूपी, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पास डेल्टा यूपी, इसको मैं कंबाइन अगर करके लिखने की भी कोशिश करूं तो EP यूनिट वेक्टर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यूपी ओवर डेल्टा यूपी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके अंदर दो बातें यूज हो रही हैं, एक डेल्टा यूपी और एक डेल्टा यूपी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डेल्टा यूपी भी मैंने अभी कैलकुलेट किया है, ये भी पिछले सवाल के लिए, डेल्टा यूपी इज इक्वल टू EP यूनिट वेक्टर ओवर HP।
और डेल्टा यूपी की मैग्नीट्यूड भी अभी कैलकुलेट किया है कि वो किसके बराबर है 1/hp के। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसके अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंपलीफाई करके देखते हैं कि हम क्या ये साबित करने में कामयाब होते हैं कि स्मॉल ep बराबर है कैपिटल EP के, या यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है वो बराबर आ रहा है आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर के। क्लियर है? अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो बाद में पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में जाके। हमारे पास क्या है, EP किसके बराबर आ गया, ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, रेस कर दिया, मैं दोबारा लिख देता हूं कि EP किसके बराबर है, सिंस बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमने डिफाइन किया है, बाय डेफिनेशन हमारे पास EP यूनिट वेक्टर जो है वो बराबर है डेल्टा यूपी और डेल्टा यूपी मैग्नीट्यूड के। ठीक है, और उधर जो भी हमने प्रूव किया है उसमें हमारे पास क्या है कि डेल्टा यूपी मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है 1/hp के। सो सिंस हमारे पास डेल्टा यूपी मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है hp इनवर्स के, तो ये जो डेफिनेशन है जिसको मैं स्टार कह देता हूं ये क्या बन जाता है, देयरफॉर स्टार इंप्लाइज हमारे पास EP यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा यूपी ओवर HP इनवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं EP यूनिट वेक्टर ये किसके बराबर आ गया डेल्टा यूपी और साथ क्या आ गया HP। ठीक है, EP यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया डेल्टा यूपी इंटू HP। और अभी हमने प्रूव किया ये डेल्टा यूपी ये किसके बराबर है EP यूनिट वेक्टर ओवर HP, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या बन गया, ये जो भी हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि डेल्टा यूपी जो है वो EP ओवर HP है, तो ये चीज किसके बराबर आ सकती है हमारे पास, अगर HP को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा यूपी HP इज इक्वल टू EP यूनिट वेक्टर। ठीक है, यही बन जाएगा हमारे पास राइट साइड पे क्या है डेल्टा यूपी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है HP के साथ, तो फिर ये चीज हमें रिजल्ट क्या दे देगी अगर मैं इस चीज को यहां यूज करता हूं, कैपिटल EP बराबर हो गया स्मॉल EP के। क्लियर है? तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो बराबर है यूनिट नॉर्मल वेक्टर के, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। क्लियर है? किसी के ज़हन में अगर कोई सवाल इन क्वेश्चंस के वाले से आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है। थैंक यू वेरी मच।